आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 विज्ञान से संबंधित लगभग 100 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सारे एमसीक्यू एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 पर बेस्ड होगा। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ऑप्शन हमारे पास है ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में अगर हम ठोस की बात करें तो ठोस में अणुओं की गतिशीलता सबसे कम होती है। द्रव में गतिशीलता कुछ अधिक होती है, जबकि गैस में अणुएं काफी तीव्र गति से गति करती है। इसलिए गैसीय अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। कहने का मतलब हुआ कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गैस। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। ऑप्शन हमारे पास है 173 केल्विन, 273 केल्विन, 373 केल्विन या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इस प्रश्न में सारे ऑप्शन केल्विन में दिए गए हैं। 100 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना होगा। इसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए दिए गए मान में हमें 273 जोड़ना होगा, यानी इसका मान होगा 373 केल्विन। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 373 केल्विन। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है संगलन, वाष्पीकरण, संघनन या द्रवण। सबसे पहले सारे ऑप्शन को हमें बारीकी से समझना होगा। पहला ऑप्शन है संगलन। संगलन क्या होता है? जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होती है तो इससे संगलन कहा जाता है। अगला ऑप्शन है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है? जब कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होती है तो इस परिघटना को वाष्पीकरण कहा जाता है। अगला ऑप्शन है संघनन। जब कोई गैसीय अवस्था द्रव में परिवर्तित होती है तो इससे संघनन कहा जाता है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संघनन। इसी प्रकार अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें द्रवण का, तो द्रवण का मतलब होता है कि द्रव बनना। जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होते हैं तो इसे द्रवण भी कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है? ऑप्शन दिया गया है ठोस, द्रव, गैस या सभी का एक समान। अगर हम पदार्थों पर दबाव डालें तो हम पाएंगे कि दबाव डालकर पदार्थ के आयतन में आंशिक रूप से कमी लाई जा सकती है। अगर हम ठोस पर दबाव डालें तो यह कमी बहुत ही कम होती है, लेकिन अगर हम द्रव पर दबाव डालें तो द्रव में यह कमी कुछ अधिक होती है। लेकिन अगर हम गैस पर दबाव डालें तो गैस के आयतन में अधिक से अधिक कमी लाई जा सकती है। कहने का मतलब यह हुआ कि गैस की संपीड़ितता सबसे अधिक, द्रव की उससे कम और ठोस की संपीड़ितता सबसे कम होती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी ठोस। द्रव में परिवर्तित हुए बिना किसी ठोस का सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन हमारे पास है वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, उबलना या संघनन। आमतौर पर हम क्या देखते हैं कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो यह पहले द्रव में परिवर्तित होती है, फिर यह द्रव बाद में वाष्प में या फिर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी ठोस पदार्थ हैं जिसको गर्म करने पर यह द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगला प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार का है। इसमें पूछा गया है द्रव में परिवर्तित हुए बिना
किसी गैस का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है जमना, हिमीकरण, निक्षेपण या संघनन। आमतौर पर हम क्या देखते हैं कि जब किसी गैस को ठंडा किया जाता है तो यह द्रव में परिवर्तित होती है और द्रव को फिर हम ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके गैसीय अवस्था को अगर ठंडा किया जाए तो यह द्रव में न बदलकर सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को निक्षेपण कहा जाता है। निक्षेपण की परिघटना ऊर्ध्वपातन की जस्ट उल्टा होता है। तीन सौ केल्विन तापक्रम बराबर है। ऑप्शन दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, 573 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 डिग्री सेल्सियस। चूंकि इस प्रश्न में तापमान का मान केल्विन स्केल में दिया गया है, इससे हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तापमान का मान दिया गया है 300 केल्विन, इससे अगर हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो हमें क्या करना होगा, इसमें घटाना होगा 273, यानी इसका मान होगा 27 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 27 डिग्री सेल्सियस। इत्र की गंध किस कारण दूर तक फैल जाती है? ऑप्शन दिया गया है संगलन, संघनन, विसरण या वाष्पन। हम क्या देखते हैं कि जब किसी कमरे के किसी कोने पर इत्र की बोतल को खोला जाता है तो इत्र की गंध कुछ ही सेकंड के पश्चात दूसरे कोने पर बैठा हुआ व्यक्ति अनुभव कर सकता है। अब यह इत्र की गंध एक कोने से दूसरे कोने तक कैसे पहुंचता है? जैसे ही इत्र की बोतल को खोला जाता है, बोतल में उपस्थित इत्र के कण वायु में विसरित होना शुरू करती है। इसमें क्या होता है कि इत्र की जो कण है वह उच्च सांद्रता वाले स्थान से यानी बोतल से विभिन्न दिशाओं में गति करती है। कणों का ऐसा गति जो उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर होती है, इसी गति को विसरण कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इत्र की गंध विसरण विधि द्वारा दूर तक फैल जाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है शुष्क बर्फ, नम बर्फ, सामान्य बर्फ या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि पदार्थ तीनों अवस्था में उपस्थित हो सकता है, ठोस, द्रव और गैस। जैसे कि हम जल की उदाहरण लेते हैं तो जल का 3 अवस्था होता है, बर्फ, जल और वाष्प। इसी प्रकार किसी भी पदार्थ की तीनों अवस्था में विद्यमान हो सकती हैं। तो अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप भी हम प्राप्त कर सकते हैं और इसी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न पूछा गया है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का वाष्प बनना क्या कहलाता है? ऑप्शन हमारे पास है उबलना, संघनन, वाष्पीकरण या फिर संगलन। सबसे पहले हमें क्वथनांक को समझना होगा। जब किसी द्रव को हम गर्म करते हैं तो इसकी तापमान जैसे जैसे बढ़ती जाती है, एक तापमान ऐसा आता है जिस तापमान पर यह द्रव उबलना शुरू करता है और इसी तापमान को उस द्रव का क्वथनांक कहा जाता है। अगर हम जल की बात करें तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी जैसे ही जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, जल उबलना शुरू होता है और यह द्रव से सीधे वाष्प में बदलना शुरू होता है। लेकिन हमें एक बात समझना है कि क्या किसी द्रव का वाष्प बनना क्वथनांक से नीचे के तापमान पर संभव है? तो इसका जवाब होगा हाँ। किसी भी द्रव क्वथनांक से नीचे के तापमान पर भी वाष्प में परिवर्तित हो सकता है और जब ये क्वथनांक से नीचे के तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होती है तो इस परिघटना को वाष्पीकरण कहा जाता है। अगर हम जल की बात करें जिसकी क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर हम
जल लें और जल की तापमान अगर हम 70 डिग्री या फिर 80 डिग्री पाएं तो ऐसी स्थिति में भी जल से लगातार कुछ मात्रा में वाष्प बनते रहती है और इस परिघटना को वाष्पीकरण कहा जाता है क्योंकि ये क्वथनांक से नीचे के तापमान पर संभव हो रहा है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के संबंध में अगला प्रश्न पूछा गया है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन हमारे पास है सतह का क्षेत्रफल, तापमान, वायु की गति या फिर उपर्युक्त सभी। किसी भी द्रव का वाष्पीकरण की दर सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगर सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा तो वाष्पीकरण की दर अधिक होगी। इसी प्रकार वाष्पीकरण की दर तापमान पर भी निर्भर करता है। अगर तापमान का मान अधिक होगा तो वाष्पीकरण की दर भी अधिक होगी। इसी प्रकार वाष्पीकरण की दर आमने सामने के वातावरण के वायु की गति पर भी निर्भर करती है। अगर वायु की गति अधिक होगी तो वाष्पीकरण का दर भी अधिक होगा। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास है निलंबन, विलयन, कोलाइड या फिर इनमें से कोई नहीं। मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जब मिश्रण के घटक एक दूसरे से एक समान रूप से मिले हुए होते हैं उनके अणुओं के स्तर पर, तो इस प्रकार के मिश्रण को समांगी मिश्रण कहा जाता है और समांगी मिश्रण को विलयन के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विलयन। निम्न में से उपधातु का उदाहरण है। ऑप्शन हमारे पास है लोहा, चांदी, सोडियम या जर्मेनियम। तत्वों को तीन भागों में बांटा गया है। इसमें कुछ तत्व धातु होते हैं, कुछ अधातु और कुछ तत्व उपधातु होते हैं। इन चार ऑप्शन में से लोहा, चांदी और सोडियम धातु के उदाहरण है, जबकि जर्मेनियम एक उपधातु है। जल के अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है 1:16, 16:1, 1:8 या फिर 8:1। सबसे पहले हमें जानना होगा जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। अर्थात जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु होते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं का भार कितना होता है? चूंकि हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1 होता है और इसीलिए 2 हाइड्रोजन परमाणु का भार होगा 1 गुना 2 यानी 2 इकाई। इसी प्रकार ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार होगा 16। तो हम कह सकते हैं कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का जो अनुपात होगा वह होगा 2:16, यानी यह बराबर होगा 1:8 के। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1:8। हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन हमारे पास है H2S, HS2, H2S4, HS। हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र H2S होता है। परमाणु में नाभिक की खोज किसने किया? ऑप्शन दिया गया है गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, चैडविक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्राकीर्णन प्रयोग द्वारा परमाणु में नाभिक की उपस्थिति का पता लगाया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? ऑप्शन हमारे पास है मिलिकन, रदरफोर्ड, चैडविक या फिर जे.जे. टॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. टॉमसन ने किया।
न्यूट्रॉन द्रव्यमान में किसके बराबर होता है? ऑप्शन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु या फिर अणु। किसी भी परमाणु में तीन मुख्य कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग एक जैसा होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन काफी हल्का कण होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर होता है। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ऑप्शन दिया गया है एन स्क्वायर, 2n², 3n² या फिर 2n²+1। किसी भी परमाणु में किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए एक समीकरण है और यह समीकरण है 2n²। परमाणु संख्या बराबर होती है। ऑप्शन दिया गया है प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर इनमें से कोई नहीं। किसी भी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है? किसी तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या कहा जाता है। अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रोटॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? ऑप्शन दिया गया है 1/100, 1/200, 1/1000 या फिर 1/2000। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है यह हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 2000वें हिस्से के बराबर होता है। अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन डी। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। किसी एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। परमाणु के तीसरे कोष अर्थात एम में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? ऑप्शन हमारे पास है 2, 8, 18 या 32। किसी भी परमाणु में किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों के लिए एक समीकरण होता है और वह है 2n²। यहाँ पर n के स्थान पर हम 3 लगाएंगे क्योंकि तीसरे कोष की बात हो रही है, इसलिए बराबर होगा 2 × 9 यानी 18। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु के तीसरे कोष अर्थात m में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 18। ओडोमीटर क्या मापता है? ऑप्शन हमारे पास है तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक वेग, तय की गई दूरी या फिर विस्थापन। गाड़ियों में लगी ओडोमीटर तय की गई दूरी को मापता है। इसी प्रकार के एक यंत्र गाड़ी में लगी हुई होती है जिससे स्पीडोमीटर कहा जाता है, जो तात्क्षणिक चाल को मापता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि ओडोमीटर तय की गई दूरी को मापता है। जड़त्व का नियम किस नियम से मिलता है? ऑप्शन हमारे पास है गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम या फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम। गति के प्रथम नियम के अनुसार हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु अपनी विराम की अवस्था या फिर एक समान गति की अवस्था को तब तक बनाए रखता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो, और इसी को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जड़त्व का नियम गति के प्रथम नियम से मिलता है। इस प्रश्न में हमें बताना है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान कितना होता है। हमारे पास चार ऑप्शन दिया गया है। कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन ए। विषुवतीय प्रदेश की अपेक्षा ध्रुवों पर स्मॉल जी का मान होता है।
ऑप्शन दिया गया है कम, अधिक, एक समान या इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी में विषुवतीय प्रदेश पर जी का मान कम और ध्रुवों पर अधिक होता है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण विषुवतीय प्रदेश पर अपकेंद्रण बल कार्य करता है, जिसके कारण स्मॉल जी का मान कम हो जाता है। अगला जो कारण है वह यह है कि पृथ्वी संपूर्ण रूप से गोल नहीं है, यह ध्रुवों पर हल्की चपटी है। इसके कारण भी स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर अधिक और विषुवतीय प्रदेश पर कम होता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है? ऑप्शन हमारे पास है 1/5, 1/6, 1/10 या फिर 1/12। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कम और पृथ्वी पर उसी वस्तु का भार अधिक होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार होगा पृथ्वी पर इसके भार का लगभग 1/6 गुना होगा। निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? ऑप्शन हमारे पास है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर बल गुना ऊर्जा, कार्य बराबर बल बटा विस्थापन या फिर कार्य बराबर बल प्लस विस्थापन। इन समीकरणों में से सही समीकरण है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? ऑप्शन हमारे पास है बहता हुआ जल, दौड़ती हुई लड़की, खींचा हुआ धनुष या फिर चलती हुई बस। सबसे पहले हमें समझना है गतिज ऊर्जा क्या होती है। किसी वस्तु में अपनी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। इसमें बहता हुआ जल में गति है, दौड़ती हुई लड़की में गति है और चलती हुई बस में गति है, यानी इन सब में गतिज ऊर्जा है। लेकिन खींचा हुआ धनुष में कोई गति नहीं है। इसमें जो ऊर्जा संचित है वह इसकी स्थिति के कारण है और स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उससे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि खींचा हुआ धनुष में कोई भी गतिज ऊर्जा नहीं है, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। सही जवाब ऑप्शन सी। अब इस प्रश्न में पूछा गया है छत पर दौड़ता हुआ बालक में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन हमारे पास है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। जब कोई बालक छत पर दौड़ता है तो बालक में गति होती है, जिसके कारण बालक में गतिज ऊर्जा होती है। साथ ही साथ जब कोई बालक छत पर दौड़ता है तो वह धरती से कुछ ऊंचाई पर होता है, जिसके कारण उससे अपनी स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा भी होती है। यानी हम कह सकते हैं कि छत पर दौड़ता हुआ बालक में दोनों ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा भी और स्थितिज ऊर्जा भी। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है। ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित ऊर्जा को ही यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? ऑप्शन दिया गया है किलोवाट घंटा, किलोवाट, वाट घंटा या न्यूटन मीटर। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल होता है। ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 0 या 4। आवृत्ति के लिए सूत्र होता है आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्तकाल। इस सूत्र से हमें पता चलता है कि आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल 1 के बराबर होता है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए।
श्रव्यता परास से कम आवृत्ति की तरंगों को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है श्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे या इनमें से कोई नहीं। हमारी कानें सभी प्रकार की ध्वनि तरंगों को नहीं सुन पाती है। हमारी कानें केवल उन्हीं ध्वनि तरंगों को सुन पाती हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। इस प्रकार के ध्वनि तरंगों को हम श्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। लेकिन इस प्रकार की ध्वनि तरंगों से भी कम आवृत्ति के ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तरंगे कहा जाता है, जबकि इस तरह के तरंगों से अधिक यानी 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक आवृत्ति वाले तरंगों को पराश्रव्य ध्वनि तरंगे कहा जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि श्रव्यता परास से कम आवृत्ति के तरंगों को अवश्रव्य तरंगे कहा जाता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक है। ऑप्शन दिया गया है मीटर, हर्ट्ज, सेकंड या फिर मीटर प्रति सेकंड। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन हमारे पास है ठोसों में, द्रवों में, गैसों में या फिर सभी में एक समान। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोसों में, इससे कम होता है द्रवों में और सबसे कम होता है गैसों में। माध्यम के विरल होने पर ध्वनि की तीव्रता ऑप्शन दिया गया है घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब जानने से पहले आइए एक क्रियाकलाप की कल्पना करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक पारदर्शी कांच की जार है जो पूर्ण रूप से एयर टाइट है यानी वायुरोधी है। अब इस जार के अंदर एक विद्युत घंटी को फिट किया गया है, साथ ही साथ जार में एक वायु चूषक पंप भी लगाया गया है। जब इसमें विद्युत धारा को आपस में प्रवाहित किया जाता है तो घंटी बजने लगती है, जिससे हम बाहर से सुन पाते हैं आसानी से। अब वायु चूषक पंप की मदद से ग्लास में मौजूद वायु को हम धीरे धीरे निकाल रहे हैं। जैसे जैसे जार से वायु खाली हो रही है, जार के अंदर विरल माध्यम पैदा हो रही है। ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि ध्वनि की जो तीव्रता है वह घटती चली जाती है। इससे पता चलता है कि माध्यम के विरल होने पर ध्वनि की तीव्रता घटती है। तरंग क्या स्थानांतरित करती है? ऑप्शन दिया गया है द्रव्यमान, तरंग दैर्घ्य, वेग या ऊर्जा। कहने का मतलब यह है कि तरंग अपने साथ क्या ले जाता है। जब किसी माध्यम में तरंग गमन करती है तो यह अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। सही जवाब ऑप्शन डी। यदि सी तरंग का वेग, न्यू तरंग की आवृत्ति तथा लैम्डा तरंग का तरंग दैर्घ्य हो तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही समीकरण को चुनना है। हमें बताना है कि तरंग का वेग c बराबर क्या होता है। वेग बराबर होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका काय या फिर केंद्रक झिल्ली। जंतु कोशिका के केस में कोशिका के सबसे बाहरी आवरण एक झिल्ली होता है और इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है। इसमें पूछा गया है पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका काय या केंद्रक झिल्ली। अगर हम बात पादप कोशिका की करें तो पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक मोटी भित्ति होती है जिससे कोशिका भित्ति कहा जाता है।
यानी पौधों की कोशिका की सबसे बाहरी आवरण होती है कोशिका भित्ति। कोशिका के केंद्रक का पता लगाने वाले वैज्ञानिक थे। ऑप्शन हमारे पास हैं रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, लेवेनहॉक या टी सवान। सही जवाब है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड के पौधों में कोशिका के केंद्रक का पता लगाया। श्रम विभाजन किन जीवों में होता है? ऑप्शन दिया गया है एक कोशिक जीवों में, बहुकोशिक जीवों में, उपर्युक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात एक कोशिक जीवों की करें तो ऐसे जीव केवल और केवल एक ही कोशिका का बना होता है और यही एकमात्र कोशिका जीवन की सारे कार्य का संपादन करती है, चाहे वो पाचन संबंधी हो, उत्सर्जन संबंधी हो, गति संबंधी हो या किसी भी प्रकार की कार्य हो। लेकिन बहुकोशिक जीवों का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। ऐसे बहुकोशिकीय जीवों में जो कोशिकाएं होती हैं ये अलग अलग प्रकार की कार्य अलग अलग कोशिकाएं करती हैं। कुछ कोशिकाएं पोषण संबंधी कार्य करती है, कुछ कोशिकाएं पाचन संबंधी कार्य करती है, जबकि कुछ अन्य कोशिकाएं उत्सर्जन या फिर अन्य प्रकार की कार्य करती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि बहुकोशिक जीवों में जो श्रम होती हैं, जो कार्य होती हैं, ये अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित होती है। यानी हम कह सकते हैं कि श्रम विभाजन बहुकोशिकीय जीवों में ही पाया जाता है। पादप कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? ऑप्शन हमारे पास है वसा, सेलुलोज, प्रोटीन या लिपिड। पौधों की कोशिका के कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका में प्रोटीन निर्माण केंद्र है। ऑप्शन है लाइसोसोम, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करती है। पादप कोशिका में कौन सा भाग निर्जीव होता है? ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। इसमें से कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका के लिए निर्जीव होती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन दिया गया है रॉबर्ट हुक, लेवेनहॉक, वाटसन तथा क्रिक या फिर स्लाइडेन एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन दो वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि जीवों की शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, अर्थात कोशिकाएं जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। साथ ही साथ यह सिद्धांत यह भी कहता है कि कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। इस प्रकार कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा किया गया। कोशिका की खोज कब हुई? ऑप्शन दिया गया है 1665 ईस्वी, 1674 ईस्वी, 1855 ईस्वी या 1940 ईस्वी। कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। रॉबर्ट हुक ने कार्क की पतली पतली स्लाइसों को काटकर अपने द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब उन्होंने देखा तो उन्होंने मधुमक्खी की छत्ते जैसी संरचनाएं देखी। इसमें प्रत्येक कोष्ठ का नाम उन्होंने कोशिका दिया। इस प्रकार कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया और यह 1665 ईस्वी में किया गया। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है लवक, लाइसोसोम, गल्जिकाई या केंद्रिका। सही जवाब है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कारण यही है कि कोशिका में लाइसोसोम ऐसी कोशिकांग हैं जिसमें पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं और अगर किसी कारण से कोशिका के अंदर यह लाइसोसोम फट जाए
और इससे पाचक एंजाइम निकलकर कोशिका काय में पहुंच जाए तो ये संपूर्ण कोशिका को मार सकता है। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। स्क्वायर वीक किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन दिया गया है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। मनुष्यों में स्क्वेरवी नामक बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? ऑप्शन हमारे पास हैं एड्स, कैंसर, क्षय रोग और टाइफाइड। इन चार ऑप्शन में से एड्स, क्षय रोग और टाइफाइड संक्रामक बीमारी है, जबकि कैंसर एक संक्रामक बीमारी नहीं है। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है? ऑप्शन दिया गया है हैजा, एंथ्रेक्स, टाइफाइड और इन्फ्लुएंजा। इन चार ऑप्शन में से हैजा, एंथ्रेक्स और टाइफाइड जीवाणु द्वारा होता है, जबकि इन्फ्लुएंजा जीवाणु द्वारा नहीं होता है। इन्फ्लुएंजा विषाणु के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग है। ऑप्शन दिया गया है मलेरिया, एड्स, हैजा और इन्फ्लुएंजा। प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया होता है, जबकि एड्स विषाणु के द्वारा होता है, हैजा जीवाणु के द्वारा और इन्फ्लुएंजा विषाणु के द्वारा होता है। एनीमिया किस पोषक तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन दिया गया है आयरन, आयोडीन, तांबा और जस्ता। सही जवाब है कि एनीमिया आयरन की कमी से होता है। कारण क्या है कि हमारे रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन में आयरन एक महत्वपूर्ण अवयव है। जब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम हो जाती है, और जब रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो इसी बीमारी को एनीमिया के नाम से जाना जाता है। ग्लाइकोजन हमारे शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? ऑप्शन दिया गया है मांसपेशी में, गुर्दा में, यकृत में या इनमें से कोई नहीं। हमारे शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है और यह हमारे शरीर की यकृत में संग्रहित होता है। इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग है। ऑप्शन दिया गया है घेघा, मधुमेह, पोलियो या टीबी। हमारे शरीर में अंगनाशय में उपस्थित विशेष प्रकार की कोशिकाएं, जिसे बीटा कोशिका कहा जाता है, ये कोशिकाएं एक विशेष प्रकार की हार्मोन का स्राव करती है, जिसे इंसुलिन के नाम से जाना जाता है। जब हमारी बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का स्राव कम करती है तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा यानी हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, और इसी स्थिति को यानी इसी बीमारी को मधुमेह के नाम से जाना जाता है। अर्थात इंसुलिन की कमी से मधुमेह होती है। एड्स किसके कारण से होता है? ऑप्शन दिया गया है फंजाई, जीवाणु, प्रोटोजोआ या एचआईवी। एड्स एचआईवी के द्वारा होता है। जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया? ऑप्शन दिया गया है अरस्तु, आर विटेकर, कैरोलस लिनियस या कार्ल वोस। सही जवाब है आर विटेकर। आर विटेकर ने संपूर्ण जीवधारी को 5 जगत में वर्गीकृत किया। इन पांचों जगत का नाम रखा गया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। फंजाई किस प्रकार की जीव है? ऑप्शन दिया गया है विषमपोषी, यूकैरियोट, मृतजीवी या उपर्युक्त सभी। फंजाई ऐसे जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, अर्थात यह विषमपोषी जीव है।
साथ ही साथ इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वह यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। साथ ही साथ ये ऐसे जीव हैं जो सड़े गले पदार्थों के ऊपर उगाते हैं और उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ का उपयोग अपने भोजन के रूप में करते हैं, अर्थात ये मृत जीवी भी है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब है कि फंजाई उपर्युक्त सभी है। लाइकेन किन दो सहजीवी जीवों से बनी है? ऑप्शन दिया गया है शैवाल और कवक, जीवाणु और कवक, शैवाल और जीवाणु, या फिर शैवाल और पौधे। जब शैवाल और कवक आपस में सहजीविता के संबंध में रहते हैं, अर्थात वे एक दूसरे का सहायता करते हैं और इसमें दोनों लाभान्वित होते हैं, तो इस प्रकार के संबंध को सहजीविता संबंध कहा जाता है। और इस प्रकार के संबंध को यानी शैवाल और कवक के सहजीविता को लाइकेन के नाम से जाना जाता है। इनमें से किस समुदाय में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है? ऑप्शन हमारे पास है एनिलिडा, मलस्का, आर्थ्रोपोडा और निडेरिया। इसमें से सही जवाब होगा आर्थ्रोपोडा, क्योंकि आर्थ्रोपोडा समुदाय में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है। यूग्लिना को किस जगत में रखा जाता है? ऑप्शन हमारे पास है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। यूग्लिना एक कोशिकीय जीव है, इसे प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। मशरूम उदाहरण है। ऑप्शन है शैवाल का, कवक का, ब्रायोफाइटा का या प्रोटिस्टा का। मशरूम एक प्रकार का कवक है, इसमें अपना कोई क्लोरोफिल नहीं होता, जिसके कारण यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाती है। मशरूम सड़े गले कार्बनिक पदार्थ के ऊपर उगाते हैं और उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ का अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, इसलिए मशरूम कवक का एक उदाहरण है। व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार कौन सबसे प्राचीन जगत है? ऑप्शन दिया गया है प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई या प्लांटी। जैसा कि हमारे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी पर मौजूद इन सभी जीवों में सबसे प्राचीनतम जीव जो है वह जीवाणु है, और जीवाणु से ही सभी प्रकार के जीवों का क्रमिक विकास संभव हुआ है। और व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार इस प्रकार के जीवाणु मोनेरा के अंतर्गत आता है, अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन बी मोनेरा। निम्न में से कौन सा न तो प्रोकैरियोट है और न ही यूकैरियोट? ऑप्शन हमारे पास है जीवाणु, फंजाई, विषाणु और नील हरित शैवाल। सही जवाब है विषाणु यानी वायरस। विषाणु में कोशिकीय संरचना का अभाव होता है। विषाणु में कोशिका नहीं होती है, यह क्रिस्टल का बना होता है। सही जवाब होगा विषाणु। चूंकि इसमें कोशिका नहीं होती है, तो जब कोशिका नहीं होती है तो न तो यह प्रोकैरियोट है और न ही यह यूकैरियोट है। निम्न में से कौन से जगत के जीव प्रोकैरियोट होते हैं? ऑप्शन दिया गया है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी। इनमें से मोनेरा ऐसा जीव जगत है जिसमें जीव के कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। निम्न में से किसमें स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण संभव है? ऑप्शन हमारे पास है जीवाणु, हरे शैवाल, फंजाई या एक बीजपत्री पौधे। इसका सही जवाब होगा जीवाणु, क्योंकि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है और इस प्रकार वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और वे स्वपोषी कहलाते हैं। दूसरी ओर कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है।
इस प्रकार के जीवाणु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, अतः ये परपोषी के रूप में जीवन निर्वाह करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जीवाणु ऐसे प्राणी हैं जो स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के पोषण प्रदर्शित करते हैं। किस समुदाय को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। पत्तियों के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाता है? ऑप्शन हमारे पास है ग्रेना, स्टोमाटा, ल्यूमेन या फिर द्वार कोशिकाएं। पत्तियों के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमाटा कहा जाता है। इन छिद्रों की मदद से पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, साथ ही साथ वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान भी करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्टोमाटा का कार्य है। ऑप्शन दिया गया है गैसों का आदान प्रदान, वाष्पोत्सर्जन, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि स्टोमेटा पत्ती के एपिडर्मिस में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र को कहा जाता है। इन छिद्रों की मदद से पौधे वायुमंडल के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान करते हैं। साथ ही साथ इन छिद्रों की मदद से पौधों के शरीर से अतिरिक्त जल का ह्रास वाष्प के रूप में होता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि स्टोमेटा का दो कार्य है, पहला है गैसों का आदान प्रदान और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। उभयचर जंतुओं के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन हमारे पास है 1, 2, 3 या फिर 4। उभयचर जंतु वैसे जंतु को कहा जाता है जो जल और स्थल दोनों स्थान में निवास करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मेंढक। इस प्रकार के जंतु के हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन सी। किस जंतु के हृदय में 2 आलिंद एवं 2 निलय पाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है स्तनपायी एवं सरीसृप, स्तनपायी एवं पक्षी, पक्षी एवं उभयचर या फिर उभयचर एवं स्तनपायी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्तनपायी एवं पक्षी। जितने भी जीव हैं, लगभग सभी जीव जो कि स्तनपायी या फिर पक्षी के अंतर्गत आते हैं, इनके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। वर्षा जल के पीएच मान कितना होने पर उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास है 7 से कम, 7 से अधिक, 5.6 से कम या फिर 5.6 से अधिक। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो इसे हम अम्लीय विलयन कहते हैं। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो तो इसे हम क्षारकीय विलयन कहते हैं। लेकिन इसमें पूछा गया है कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर इस प्रकार के वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो तो इस प्रकार के वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहेंगे। निम्न में से कौन सा अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव नहीं है? ऑप्शन हमारे पास है मूर्तियों एवं भवनों की क्षति, जलीय जीवों पर संकट, फसल की उपज का कम होना या फिर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि। हमारे पर्यावरण के लिए अम्लीय वर्षा अत्यंत हानिकारक होता है। अम्लीय वर्षा के कारण मूर्ति एवं भवनों को क्षति पहुंचती है। अम्लीय वर्षा के कारण जल में रहने वाले जीवों का जीवन काफी संकटग्रस्त हो जाता है। इसी प्रकार जब अम्लीय वर्षा होती है तो फसल की पैदावार भी कम हो जाती है। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव नहीं है और वह है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि।
कहने का मतलब यह हुआ कि अम्लीय वर्षा से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की कोई सीधी वृद्धि नहीं होती है। निम्न में से कौन सी क्रिया कार्बन चक्र में शामिल नहीं है? ऑप्शन दिया गया है प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन या फिर जीवाश्म ईंधनों का दहन। इन चार ऑप्शन में से प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और जीवाश्म ईंधनों के दहन में कार्बन का चक्र शामिल होता है। लेकिन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में क्या होता है? पौधों के शरीर से अतिरिक्त जल का वाष्प के रूप में ह्रास होता है, जिसमें कार्बन चक्र शामिल नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में नहीं होती है? ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया करते हैं, यानी ये वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को लेकर पौधों के लिए उपयोगी नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। ऐसे जीवाणु इस कार्य को इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनमें एक विशेष प्रकार के एंजाइम पाया जाता है जिसे नाइट्रोजिनेज कहा जाता है, और इसी एंजाइम के कारण ही पौधे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पाते हैं। लेकिन यह एंजाइम तब काम नहीं करता है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी ऑक्सीजन। सूर्य की हानिकारक परावैंगनी विकिरणों को कौन अवशोषित करता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन या फिर नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल के ऊपरी सतह पर ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधों की रक्षा होती है, यानी सही जवाब होगा ओजोन। ओजोन परत में छेद होने से कौन सी बीमारी हो सकती है? ऑप्शन दिया गया है ब्लड कैंसर, त्वचा कैंसर, निमोनिया या फिर घेघा रोग। अगर ओजोन परत में छेद हो जाए तो सूर्य से निकलने वाले परावैंगनी विकिरण सीधे पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है, जिसके कारण हम मनुष्यों में एक खतरनाक बीमारी हो सकती है, और वह बीमारी है त्वचा कैंसर। निम्न में कौन सा गैस एक वायु प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सामान्य रूप से एक प्रदूषक नहीं है, लेकिन SO2, CO और NO2 प्रदूषक है। फसल पौधे के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है घास फूस, खरपतवार, जंगली पौधे या फिर धान्य फसल। सही जवाब है खरपतवार। खरपतवार वैसे अवांछित पौधों को कहा जाता है जो फसल पौधे के साथ उगाते हैं। कौन सी क्रांति द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि हुई? ऑप्शन दिया गया है नीली क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति या श्वेत क्रांति। जब फसल उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि हो तो इससे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। ऑप्शन दिया गया है MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, JC बॉस या फिर बीरबल साहनी। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। दालों से हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर विटामिन। दालों से हमें मुख्य रूप से प्रोटीन प्राप्त होता है। पौधों को हवा से कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? ऑप्शन दिया गया है कार्बन,
ऑक्सीजन, उपर्युक्त दोनों या फिर हाइड्रोजन। पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर इसका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज बनाने में उपयोग करते हैं। अर्थात पौधे जो लेते हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त दोनों। जबकि हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं पौधे जल से, और जल लिया जाता है मिट्टी से जड़ों के द्वारा। जून से अक्टूबर की अवधि के फसल को क्या कहते हैं? सही जवाब क्या है हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है रबी फसल, खरीफ फसल, गर्मा फसल या अगहनी फसल। वैसे फसल जिसकी अवधि जून से अक्टूबर के बीच होती है, इस प्रकार के फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। खरीफ फसल का सबसे अच्छा उदाहरण है मक्का, धान, बाजरा इत्यादि। इसी प्रकार अब प्रश्न है, अक्टूबर से मार्च की अवधि के फसल को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है रबी फसल, खरीफ फसल, गर्मा फसल या फिर अगहनी फसल। ऐसे फसल जिसकी अवधि अक्टूबर से मार्च के बीच होती है, इस प्रकार के फसल को रबी फसल कहा जाता है। यानी शीत ऋतु के फसलों को रबी फसल कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गेहूं, चना इत्यादि। दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है रजत क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति या फिर नीली क्रांति। जब दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि हो तो इससे हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। कौन सी मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है? ऑप्शन दिया गया है रानी मधुमक्खी, ड्रोन मधुमक्खी, कार्यकर्ता मधुमक्खी या फिर इनमें से कोई नहीं। मधुमक्खी के किसी छत्ते में 3 तरह की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। इसमें रानी मधुमक्खी होती है जिसकी संख्या केवल एक ही होती है, यानी मधुमक्खी के छत्ते में केवल एक ही रानी मधुमक्खी होती है। इसी प्रकार इसी छत्ते में कुछ संख्या में ड्रोन मधुमक्खी होती है जो कि नर मधुमक्खी होती है, और पूरे छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां जो होती हैं वह कार्यकर्ता मधुमक्खी होती हैं, यानी वर्कर होती हैं। और यही कार्यकर्ता मधुमक्खी शहद का निर्माण करती हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी कार्यकर्ता मधुमक्खी। निम्न में से किसकी जड़ों में राइजोबियम गांठें पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया गया है अनाज, दलहन, तिलहन या घास। सही जवाब है दलहन। दलहन कुल के पौधों की जड़ों में विशेष प्रकार के गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों में एक विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जिनका नाम है राइजोबियम। ये जीवाणु क्या करते हैं? वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को लेकर इसे पौधों के उपयोगी नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करके मिट्टी में गाड़ देते हैं, जिसके कारण पौधों की जड़ें मिट्टी से आसानी से नाइट्रेट का अवशोषण करके अपनी नाइट्रोजन आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन हमारे पास हैं धान, बाजरा, मक्का और गेहूं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने 9th क्लास साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि हर नई वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।